अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा शाही ईदगाह मामले में कई दिनों से चल रही समाअत के बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच इस मामले पर समाअत कर रही थी। अदालत में मथुरा में वाक़ श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में दाखिल सिविल सूट के जवाब पर चल रही समाअत जुमे को तकरीबन 2 घंटे के बाद मुकम्मिल हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया। इस मामले में हिंदू फरीक ने दलील पेश की कि शाही ईदगाह मस्जिद का श्री कृष्ण जन्मभूमि की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा है। हिंदू फरीक का कहना है कि मस्जिद कमेटी का ज़मीन पर कोई कानूनी हक नहीं है। हालांकि 1669 से यहाँ लगातार नमाज अदा की जा रही है। हिंदू फरीक का ये भी कहना था कि पहले मंदिर को तोड़ा गया, फिर उसी जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। बादशाह बगैर मालिक होने के वक्फ बोर्ड ने उसे वक्फ मिल्कियत करार दे दिया। ASI की तरफ से भी उसे नुज़ुल अराजी बताया गया। इससे कबल मस्जिद फरीक ने जुमेरात को अपनी बात रखते हुए कहा था कि मंदिर के फरीकैन के पास मुकदमा दाखिल करने की कानूनी हैसियत नहीं है। हालांकि मंदिर फरीक की तरफ से कहा गया था कि मामले को लटकाने के लिए बहस दोहराई जा रही है। शाही ईदगाह मस्जिद को नाजायज़ बताते हुए हटाने का मुतालबे में 18 सिविल सूट दाखिल किए गए। मस्जिद फरीक ने इन मुकदमात के जवाब पर सवाल उठाया है। वाज़ेह रहे कि 2020 में एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और 7 दीगर लोगों ने मिलकर मथुरा सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया था। अर्जी को शुरू में एक सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में ज़िला कोर्ट ने इसे काबिल समाअत माना। 2.5 साल बाद उसी अदालत में मजीद 17 अर्जियां दाखिल की गईं। मई 2023 में हाई कोर्ट ने फैसले के लिए सभी 18 अर्जियों को तलब किया था। मुल्क में 18वें लोकसभा इंतखाबात के लिए तकरीबन 2 माह की हाई वोल्टेज इंतखाबी मुहिम के बाद अब सबकी नज़रें हफ्ते को 57 पार्लिमानी सीटों के लिए आखिरी मरहले की वोटिंग पर लगी हुई हैं। उन सीटों में वाराणसी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है, जहां से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोदी ने 2014 और 2019 में यहां से कामयाबी हासिल की थी और अब वो अपनी तीसरी मुद्दत के लिए पुरज़्म है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की तमाम सीटों के साथ साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके चंडीगढ़ की 1 सीट के साथ उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 13, मगरबी बंगाल की 9 और बिहार की 8 सीटों और झारखंड की 3 सीटों पर भी वोटिंग होगी। साल 2019 के आम इंतखाबात में उन 57 में से बीजेपी ने 25 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 9 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। इंतखाबात के आखिरी मरहले में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें पंजाब से 328, उत्तर प्रदेश से 144, बिहार से 134, उड़ीसा से 66, झारखंड से 52, हिमाचल से 37 और चंडीगढ़ से 4 उम्मीदवार शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और दीगर तमाम किस्म के ज़राए इब्लाग को हिदायत दी है कि वह हफ्ते को लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के अख्तिताम के बाद ही एग्जिट पोल की तशहीर करें। 18वीं लोकसभा के इंतखाबात और 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में गुज़िश्ता मार्च में जारी करदा नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कमीशन ने जुमे को कहा कि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक तमाम मीडिया चैनल्स और दीगर ज़राए इब्लाग पर राय शुमारी की इशाअत पर पाबंदी होगी। काबिल ज़िक्र है कि लोकसभा के 7वें और आखिरी मरहले और उड़ीसा असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए हफ्ते को वोटिंग होनी है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के 6 मरहलों की वोटिंग के रुझान से मालूम होता है कि इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी और लोग वज़ीर आज़म मोदी को इख्तिदार से बेदखल कर देंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस को बढ़तरी हासिल होगी, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि हमारा इत्तेहाद यूपी में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। ऐसे में मेरा सवाल यह है कि बीजेपी किस बुनियाद पर 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी मोदी जी जो भी कहें, लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो उनकी क़यादत को कबूल नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग का आखिरी मरहला हफ्ते को है और उसके बाद पार्टी TRP को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ चैनलों के जरिए नशर होने वाले एग्जिट पोल मुबाहिसों में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने आज जारी करदा बयान में कहा कि मुल्क के वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और नतायज 4 जून को आने वाले हैं।
इसके बारे में एग्जिट पोल की कयास आराइयाँ हैं और पार्टी इसे टीआरपी बढ़ाने के तरीके के तौर पर देखती है। पार्टी उन कयास आराइयों पर यकीन नहीं रखती, इसीलिए इंतखाबी नताइज से मुतालिक एग्जिट पोल की बहस में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी। और इतना परेशान हुए नरेंद्र मोदी जी, इतने भटक गए, वो अपने ही दोस्तों पर आरोप लगा दिया कि ये टेम्पो भर भर के पैसे भेजते हैं। जयराम जी और मैं रोज सुबह सुबह एआईसीसी के बाहर आके देखते थे कोई टेम्पो आए, कोई टेम्पो आया ही नहीं। एक बार वो टेम्पो निकलते थे, एड्रेस कहीं और का दे दिया था उनको, वहां चले जाते थे। एक टेम्पो नहीं आया, आया होता तो आपको और ज्यादा हम विज्ञापन देते, बता रहा हूं आपको। और इतना वो भटके कि अभी तक तो भगवानों की आपस में लड़ाई कराते थे। जो हमारे बुजुर्ग नेता जो रहे नहीं, अब नेहरू जी की लड़ाई पटेल से करा दी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की लड़ाई करा दी थी, अब रविवार की लड़ाई शुक्रवार से करा दी जाते जाते। क्या रविवार को छुट्टी क्यों है, ईसाइयों का यह प्रभाव है? अरे प्रधानमंत्री जी, 10 साल हो गए आपको, ये मुद्दे हैं आपके पास कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो जब बोल रहे थे उस दिन सोमवार था, उससे एक दिन पहले छुट्टी ली थी उन्होंने, प्रचार नहीं किया था। जयराम जी ने ट्वीट किया था कि आज प्रचार नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे उनका प्रचार भटक गया और कैसे डिरेल हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जाते जाते उन्होंने एक और बात ज्ञान की कर दी। ज्ञान के तो वो सागर है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। बोले कि बापू को कोई जानता ही नहीं था, पिक्चर बनी तब से जानते थे। मोदी जी, आप पर 100 पिक्चरें बन जाए ना, आपको लोग भूल जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, आपको पिक्चरें भी अब नहीं बचा पाएंगे। जो लेगेसी है, जो आप विरासत छोड़कर जा रहे हैं इस लोकतंत्र के लिए, उसको लोग भुलाने की कोशिश करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भूलने की कोशिश करेंगी। यह स्थिति है। जर्मनी में एक शासक था, उसको लोग भुलाते हैं। आप जर्मनी में जाइए, उसका नाम ले लीजिए, वो बड़ी, उनका चेहरे का हाव भाव बदल जाते हैं, उनको शर्म आ जाती है। यही हालत इस देश में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है, विश्व में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली। आने वाले 4 जून को हम फिर आपसे मिलेंगे और पूरे इन ऑल ह्यूमिलिटी हम आपको कह रहे हैं, विनम्रता के साथ कह रहे हैं, आप लोगों ने बहुत गर्मी में झेला, बहुत मेहनत की, बहुत पसीना बहाया, आपकी भी मेहनत कामयाब होगी। लोकतंत्र जीतेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 400 पार का जब नारा दिया इन लोगों ने, और 400 पार के नारे के बाद जो इनके मंसूबे थे, इनके कुछ नेताओं ने बताने शुरू किया। अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, अरुण गोविल, लल्लू सिंह, इन तमाम नेताओं ने मंसूबे बताए कि संविधान बदल देंगे। उस दौरान हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता प्रियंका गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे जयराम रमेश जी, जहां जहां प्रचार में जाते थे, संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ दी। प्रचार एक तरफ, चुनाव एक तरफ, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं को यह लगा कि अब ज्यादा आवश्यक हो गया है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम छेड़ना। और वो मुहिम हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी से, बहुत बखूबी निभाई, बहुत अच्छी तरह वो मुहिम छेड़ी। हर देश के हर नागरिक के जुबान पे संविधान शब्द आ गया था। सबको ये चिंता होने लगी कि ये संविधान वाकई खतरे में है और संविधान बहाना है, आरक्षण पे निशाना है। ये बात लोगों। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी शिरकत करेंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 2 जून को मुनक़िद होने वाली यौम तासीस तकरीब के दिन एक दही की अख्तितामी तकरीब के तौर पर इंतहाई बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया। इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। ये तकारीब सुबह से लेकर शाम तक 2 मरहलों में मुनक़िद की जाएगी। 2 जून को सुबह 9:30 बजे गन पार्क पर तेलंगाना के शहीदों को चीफ मिनिस्टर खिराज पेश करेंगे। 10 बजे दिन परेड ग्राउंड्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कौमी परचम लहराएंगे और पुलिस दस्तों से सलामी लेंगे। इस दौरान मार्च पास्ट भी होगा। बादशाह तेलंगाना के सरकारी तराने की इजराई करेंगे। इसके बाद कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी का खुसूसी खिताब होगा। बादशाह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खिताब करेंगे। इस मौके पर मुंतखब पुलिस अमले में अवार्ड तकसीम किए जाएंगे। अवार्ड प्रोग्राम में फोटो सेशन के बाद दिन की तकरीब का अख्तिताम होगा। उसी दिन शाम 6:30 बजे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी टैंक बंड पर लगाए जाने वाले मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुशाहिदा करेंगे। बादशाह टैंक बंड पर यौम तासीस की तकारीब का आगाज़ होगा। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात के फ़नकारों के ज़रिए कल्चरल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। दस्तकारों और सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन की जानिब से तैयार करदा अशिया के स्टॉल्स कायम किए जाएंगे।
साथ में मुख्तलिफ इक़साम के फूड स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इस मौके पर एक कार्निवल भी मुनक्किद होगा जिसमें 700 फनकार हिस्सा लेंगे। 70 मिनट तक कल्चरल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम के बाद कौमी परचम के साथ टैंक बंड के दोनों तरफ से भारी फ्लैग वॉक का एहतमाम किया जाएगा जिसमें 5000 अफराद शिरकत करेंगे। इस फ्लैग वॉक के मौके पर जया जया है तेलंगाना तराने को पेश किया जाएगा जो 13 मिनट 30 सेकंड पर मुश्तमिल रहेगा। शहनशीन पर तेलंगाना के तेलुगु शायर अंदेश्री डायरेक्टर MM किरवानी को तहनीत पेश की जाएगी। रात 8:50 पर हुसैन सागर के ऊपर से बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाएगी। रियासती हुकूमत ने 2 जून को मुनक्किद होने वाली यौम तासीस तेलंगाना की 1 दही की तकारीब में साबिक चीफ मिनिस्टर व सरबराह BRS चंद्रशेखर राव को भी दावतनामा रवाना किया। रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से दावतनामा लेकर हुकूमत के मुशीर वेणुगोपाल ने अपने ओहदेदारों के साथ मिलकर बंजारा हिल्स के नंदीनगर में वाक़े साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यामगाह पहुंचे, जहां उन्होंने KCR को सुबह परेड ग्राउंड और शाम में टैंक बंड पर मुनक्किद होने वाले तकारीब में शिरकत की ख्वाहिश करते हुए दावतनामा हवाले किया। साथ ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से अलहदा तौर पर साबिक चीफ मिनिस्टर के नाम जारी करदा खुसूसी मकतूब को भी हवाले किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए हुकूमत के मुशीर वेणुगोपाल ने बताया कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने दावतनामा कबूल किया और उनकी दावत पर मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। अरे अरे आगे राधे माట్లాడండి ఫస్ట్ మా నాయకుడైనటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయ శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆదేశానుసారం నేను మాతో పాటు మా డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి అరవిందర్ సింగ్ గారు, మా డిప్యూటీ డైరెక్టర్ బేగ్ గారు ఈరోజు గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులైనటువంటి శ్రీ చంద్రశేఖరరావు గారిని ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా కలిసి ఆహ్వానించాలి. ఈ 2వ తేదీ జూన్ 2వ తేదీ ఏదైతే మనం పండగ వాతావరణం లోపల దశాబ్ది ఉత్సవాలను జరుపుకుంటా ఉన్నామో దాని సందర్భంగా వారిని వ్యక్తిగతంగా కలిసి గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క లేఖ ఒకటి మరియు ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ మార్నింగ్ పొద్దున పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో ఉండేటువంటి ప్రోగ్రాము, ఈవినింగ్ సాయంత్రం ట్యాంక్ బండ్ మీద జరిగేటువంటి కార్యక్రమాల లోపల వారిని భాగస్వామ్యం కావాలని ఒక సలహాదారు హోదా లోపల నేను మా డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ గారిని మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన దరిమిలా ఈరోజు గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రశేఖరరావు గారిని కలిసి मुख्यमंत्री BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ करने कांग्रेस हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत करते हुए सवाल किया कि अलहदा तेलंगाना की तहरीक में सैकड़ों अफराद की जान की कुर्बानियाँ किसकी वजह से हुई थी और तेलंगाना के शहीदों की याद में यादगार तामीर के लिए कौन जिम्मेदार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्तलिफ पोस्ट जारी करते हुए KTR ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि 1952 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की मुखालिफत और हैदराबाद स्टेट को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की तहरीक में हिस्सा लेने वाले तुलबा पर सिटी कॉलेज के पास किसने गोलियां चलाई, क्या ये कांग्रेस हुकूमत नहीं थी। 1969 से 1971 तक पहले मरहले की तेलंगाना तहरीक में 370 अफराद की जान लेने वाली हुकूमत क्या कांग्रेस की नहीं थी। 1971 के लोकसभा इंतखाबात में 14 के मिन जुमला 11 सीटों पर कामयाबी हासिल करने वाली तेलंगाना प्रजा समिति पार्टी को लापता करने वाली क्या कांग्रेस पार्टी नहीं थी। इसी तरह 2004 में अलहदा रियासत तेलंगाना का वादा करते हुए 10 साल तक टाल मटोल से काम करते हुए सैकड़ों अफराद की जान लेने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं थी। ये तमाम बातें एक वक्त मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सोनिया गांधी तेलंगाना के बच्चों को मारने वाली देवता यानी बलि देवता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि फोन टैपिंग मामले में साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को कोई भी नहीं बचा सकता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि बीजेपी फोन टैपिंग मामले की CBI तहकीकात करवाने का मुतालबा कर रही है। इससे यह वाज़ेह होता है कि बीजेपी फोन टैपिंग मामले में सदर BRS चंद्रशेखर राव को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि CBI ED मरकजी हुकूमत के हथियार है जिसका वो गलत इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदनवानियों की CBI तहकीकात इसलिए नहीं करवाई गई
कि क्योंकि सीबीआई मरकज़ की एजेंसी और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत किसी भी तरह इस मामले में केसीआर को बचा लेगी। ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్పి అంటున్నా. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏదైతున్నదో ఈ టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం ఎంతవరకైతే వెలికి తీయడం జరగలేదో అంతవరకు పల్లెత్తు ఆ అంశంపై మాట్లాడనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఇలా రాష్ట్ర పోలీసు అధికార యంత్రాంగం సమర్థవంతంగా ఇవాళ అందులో ప్రధాన పాత్రధారుడైనటువంటి రాధాకిషన్ రావుతోని కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేయించడం జరిగింది. మరి ఎవరెవరి టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయడం జరిగింది, ఏ పరిస్థితుల్లో చేయడం జరిగింది, ఎవరి సూచనకు అనుగుణంగా చేయడం జరిగింది, అవన్నీ కూడా కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా రికార్డు చేయించడం జరిగింది. వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దాన్ని ఏదైతుందో ఏ విధంగా నిలువరింప చేయాలనే తలంపుతో ఏదైతుందో నిన్నటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మనకు తెలియంది కాదు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ విధంగా బీజేపీకి కొమ్ము కాసిందో, ఏ విధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీకి కొమ్ము కాసిందో దానికి ప్రతిగా बीजेपी कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकने काउंसिल महेश कुमार गौड़ ने साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव और साबिक वजीर केटी रामाराव की सख्त मजम्मत की। गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत आवाम की उमंगों के मुताबिक होगी। उन्होंने कहा कि अगर रियासती एम्बलम में शोहदा का यादगार को शामिल किया गया तो इस पर केटीआर को एतराज़ क्यों है। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर ने बीआरएस के पिछले 10 सालों के दौरान कभी ऑल पार्टी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि रियासत में आमिराना राज नहीं चलेगा। కేంద్రం తెలంగాణ ఇచ్చిందంటే సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇచ్చినారంటే ఇక్కడ చాలా మంది అసలు బారుతా ఉన్నారు, అమరులేతున్నారు, బాధతో తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అలాంటి తెలంగాణ రావడానికి కారకులైన అమరుల వీరుల పేర్లు లేకుండా నువ్వు ఆకారం కట్టినావంటే ఎంత దుర్బుద్ధి, ఎంత స్వార్థం నీలో ఉందో మాకు అర్థమవుతా ఉంది, ప్రజలకు అర్థమవుతా ఉంది. ప్రజలు కోరుకున్న క్షీణం అందరితో సంప్రదించి అన్ని వర్గాలు, అన్ని పార్టీలు, సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు, మేధావులందరితో సంప్రదించి అతి త్వరలో ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా తెలంగాణ క్షీణాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తామనే మాట కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందనే మాట కూడా ఇస్తుంది. మనవి చేస్తూ ఇవాళ ఇంత बीजेपी ने जुमे को तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि साबिका बीआरएस हुकूमत के दौरान मुबैना फोन टैपिंग की तहकीकात सीबीआई को सौंप दे। एहतजाज से खिताब करते हुए बीजेपी के राज्यसभा मेंबर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि फोन टैपिंग मामले में पुलिस अफसरान के इकबालिया बयानात पूरे मुल्क के लिए हैरान कुन है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना का माशरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इस बात का जवाब तलब कर रहा है कि उन्होंने क्यों इनएक्टिव मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हालांकि पुलिस अफसरान ने अपने इकबाली बयानात में सब कुछ वाज़े कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस विंग को अमन व अमान और कौमी सलामती को बरकरार रखने में इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए, लेकिन इन कुछ पुलिस अफसरान के इतराफ़ी बयानात से जाहिर होता है कि अपोजिशन कायदीन के खिलाफ या खुदगर्जाना सियासत के लिए किस तरह इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। इसमें यह भी दिखाया गया कि किस तरह रियासत भर में 50 अफसरान का इस्तेमाल किया गया। ये टेलीग्राफ एक्ट के खिलाफ है और मरकज़ी वजारत दाखिला की इजाज़त के बगैर ये सब कुछ किया गया। నిన్ననే వారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ ఎన్నికల ప్రచారం ఘట్టాన్ని ముగించుకొని దాదాపు 48 గంటలు ఇవాళ వారు మరి కన్యాకుమారిలో వారు ఏ రకంగా మెడిటేషన్కు ఉపక్రమించారో అది నిజంగా వారు దైవానుభూతుల యొక్క శక్తి అనే విషయాన్ని ఒక కారణ జన్ముడుగా ఈ యొక్క సమాజానికి, దేశానికి దేవుడు పంపిన దూతగా ఇవాళ మనం భావిస్తున్నాం, గర్విస్తా ఉన్నాం కూడా. అయితే ఈ రాష్ట్రంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ చేసిన పోరాట ఫలితమే కానివ్వండి, నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండి ఏ రకమా ప్రజా పోరాటాల ద్వారా ఆనాడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వము ఒక నియంతగా ఒక అవినీతిలో కూరుకుపోయి మొత్తం ఆ నల్లధనాన్ని సొమ్ముగా చేసుకొని తెలంగాణ ఆస్తులను, సంపదను కొల్లగొట్టి ఆ కుటుంబం ఏ రకంగా ఒక రాచరిక వ్యవస్థల జలగల పట్టి పీడించినటువంటి ఆ యొక్క ప్రభుత్వానికి స్వస్తి పలకాలని చెప్పి
వారి యొక్క కుటుంబ పాలన, నియంతృత్వ పోకడలు, बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान को मुलतवी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 9 जून को ग्रुप 1 प्रीलिम्स का इम्तिहान है और उसी दिन रियासत भर में इंटेलिजेंस ब्यूरो में तकर्रुरात से मुताल्लिक इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है, जिसके पेश नज़र कई बेरोजगार तुलबा दोनों इम्तिहानात में शिरकत के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए। इसलिए ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान को मुलतवी करते हुए नई तारीख का ऐलान किया जाए। प्रवीण कुमार ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 1-2 माह से इंतखाबी सरगर्मियों की वजह से बेरोजगार नौजवान ग्रुप 1 इम्तिहानात की तैयारी नहीं कर पाए, उनके लिए मौका फराहम करने के लिए इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए। शहर हैदराबाद के खानगी स्कूल्स में यूनिफॉर्म, शूज़ और बेल्ट्स की फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई है। इस सिलसिले में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने एक सर्कुलर जारी किया। डीईओ हैदराबाद की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में बताया गया कि ज़िले के खानगी और गैर इमदादी स्कूलों के अहाते में यूनिफॉर्म, शूज़ और बेल्ट को फरोख्त नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में ज़िले के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स, डिप्टी एजुकेशन इंस्पेक्टर्स को स्कूलों का वक्तन फ़ौक़तन मुआयना करने की हिदायत दी गई है। साथ ही स्कूल इंतज़ामिया को मशवरा दिया गया है कि वो मज़कूरा अशिया को फ़रोख्त न करें। सर्कुलर में बताया गया कि ज़िले में चलने वाले स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों के अहाते में यूनिफॉर्म, शूज़ और बेल्ट जैसी अशिया को फ़रोख्त ना करने और अदालत के अहकाम के मुताबिक स्कूलों के काउंटर से फ़रोख्त की जाने वाली किताबों, नोटबुक्स, स्टेशनरी को बग़ैर मुनाफा फ़रोख्त करने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात ने इतला दी है कि रियासत में आइंदा 2 दिन तक कई अजला में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया कि हफ्ते को रियासत के चंद अजला में तेज़ हवाओं, गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी और हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इन अजला में नलगुंडा, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिंदीपेट और दीगर अजला शामिल हैं। यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह इतवार यानी 2 जून को रियासत के चंद अजला सिरसिला, करीमनगर, पेद्दपल्ली, रंगारेड्डी, विखाराबाद, वनपर्ती, नारायणपेट और गदवाल में कहीं कहीं बारिश के इम्कानात हैं। 10वीं जमात में 10 मरतबा फेल होने के बाद आखिरकार एक शख्स पास हो गया, जिस पर गांव वालों ने उसे फूलों का हार पहनाकर उसका जुलूस निकाला। ये वाकया महाराष्ट्र के परली तालुके का है। यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले कृष्णा नामदेव मुंडे ने साल 2018 में 10वीं जमात का इम्तिहान लिखा था और वो फेल हो गया था। तब से वो वक्फे से इम्तिहान लिख रहा था। अब तक उसने 10 मरतबा इम्तिहान लिखा और आखिरी मरतबा यानी 11वीं बार इम्तिहान लिखते हुए उसने कामयाबी हासिल की। वाज़ेह है कि हाल ही में महाराष्ट्र में एसएससी के नतायज जारी किए गए, जिसमें वो कामयाब हो गया। उसकी कामयाबी पर गांव वालों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। उन्होंने उसे कंधों पर उठा लिया, बैंड बाजे के साथ उसे फूलों का हार पहनाकर कंधे पर बिठाकर जुलूस निकाला गया और उसे गांव भर में घुमाया गया। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के अहम मुलजिम रुकने पार्लियामेंट प्रज्वल रेवना को जुमे को बेंगलुरु की अदालत ने 6 दिन के लिए एसआईटी की तहवील में भेज दिया है। वो जुमेरात की रात 35 दिन के बाद जर्मनी से हिंदुस्तान पहुंचे थे। परवाज के बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद एसआईटी ने उन्हें सुबह 1 बजे के करीब अपनी तहवील में ले लिया। टीम प्रज्वल को सीआईडी के दफ्तर ले गई, जहां उसे रात भर रखा गया। प्रज्वल की गिरफ्तारी के लिए खवातीन पुलिस भेजी गई थी। गिरफ्तारी के बाद एसआईटी प्रज्वल को आज सुबह पूछगछ के लिए पहले तिब्बी इलाज के लिए बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल ले जाया गया। उसी वक्त उनके वकील अरुण भी सीआईडी ऑफिस में मौजूद थे। मेडिकल के बाद प्रज्वल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। एसआईटी प्रज्वल पर ताकत का टेस्ट करने पर भी गौर कर रही है, जानने के लिए कि पोटेंसी टेस्ट किया जाता है कि आया रेप का मुलजिम जिनसी ज्यादती का मुर्तकिब हो सकता है या नहीं। दूसरी तरफ एसआईटी ने प्रज्वल की मां भवानी रेवना से पूछगछ के लिए नोटिस जारी की है। टीम ने उन्हें 1 जून को होल नरसीपुर में वाक़ अपने घर पर मौजूद रहने को कहा।
जिले रंगारेड्डी में एक शख्स ने 10वीं जमात की तालिबा का जिनसी इस्तेहसाल किया, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई। पूरा मामला यह है कि चेवल्ला से ताल्लुक रखने वाली 10वीं जमात की तालिबा को बहला फुसलाकर सुदर्शन नामी शख्स ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की। जिनसी इस्तेहसाल के नतीजे में तालिबा हामिला हो गई। तालिबा के हमला होने के बाद सुदर्शन ने उसका हमल साकित करवाया और लड़की की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल से रुजू किया गया। लड़की के बाप की शिकायत पर मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मालूम हुआ है कि मुलजिम सुदर्शन शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली एक फिल्म अदाकारा के साथ रियासत तमिलनाडु में इज्तिमाई असमत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया। ताखिर से मिली इत्तलात के मुताबिक 30 साल अदाकारा, जिसका ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया, तमिलनाडु मुंतकिल हुई। वहां वो अपने रिश्तेदारों के पास रहते हुए फिल्मों में काम कर रही थी। उसने काफ़ी नाम भी कमाया। इसी दौरान उसके रिश्तेदार कहीं बाहर गए हुए थे कि एक फिल्म अदाकार के ड्राइवर और उसके 3 साथियों ने अदाकारा के मकान में दाखिल होकर उसके हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर जिनसी ज्यादती की। इस मामले में वहां की पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। शहर के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन पर एसीबी ने धावा करते हुए सब इंस्पेक्टर और एक दरमियानी शख्स को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के जराये के मुताबिक इंस्पेक्टर वीरास्वामी, सब इंस्पेक्टर शफी और दरमियानी शख्स उपेंद्र को हिरासत में लिया गया। एसीबी ने तकरीबन 2 घंटे तक तलाशी मुहिम अंजाम दी। बताया गया कि दरमियानी शख्स की मदद से एक मामले में जानिबदारी के लिए सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ने रिश्वत का मुतालबा किया था। जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक एसीपी के ओहदेदारों ने इंस्पेक्टर के घर की भी तलाशी ली। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद के गंडीपेट एमआरओ ऑफिस में कई आबपाशी अफसरान बशमूल इंजीनियर्स और एक सर्वेयर को गिरफ्तार किया। यह एहलकार एक इमारत के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। एसीबी हुक्काम के मुताबिक मुलजिमीन ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी, जिसमें से वो 1.5 लाख रुपए पेशगी कबूल कर चुके हैं। गिरफ्तार एहलकारों में के बंसीलाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, के कार्तिक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एम निकेश कुमार असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और पी गणेश सर्वेयर सभी गंडीपेट एमआरओ ऑफिस के में काम करते हैं। कार्रवाई के दौरान एसीबी के अफसरान ने बंसीलाल से 65,000 रुपये और निकेश कुमार से 35,000 रुपये बरामद किए। आसिफाबाद मंडल के दरामपुर गांव में ज़मीन के तनाज़े पर जंगलात के अहलकारों और मकामी किसानों के दरमियान तसादुम के बाद कशीदगी बढ़ गई। किसानों ने जो कई दहाइयों से ज़मीन पर काश्त कर रहे हैं, जंगल के अहलकारों की तरफ से मुबैना तजावुज़ात पर तशवीश का इजहार किया। तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब अहलकार ज़मीन पर कब्जा करने के इरादे से गाँव पहुँचे, जिसके नतीजे में उनके और किसानों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। एहतजाज करने वाले किसान सड़कों पर निकल आए और इल्ज़ाम लगाया कि हुक्काम इस ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रहे हैं, जिस पर वो कास्ट कर रहे हैं, और उनकी हालत ज़ार के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। पेद्दापल्ली सुल्तानाबाद टाउन में एक लॉरी ने सड़क पर कुछ लोगों को टक्कर मार दी। ये तेज़ रफ्तारी से कई गाड़ियों से टकरा गई। इस हादसे में कई लोग शदीद जख्मी हो गए। ब्रेक फेल होने को हादसे की वजह बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कौमी परचम के साथ रक्स करते हुए एक साबिक फौजी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड फौजी बलविंदर चंदा इंदौर में कौमी तराने पर रक्स कर रहे थे। वो दिल का दौरा पड़ने के बाद गिर गए। गाना खत्म होने के बावजूद वो बेहोश थे और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। गर्दाबी तूफान रेमल आकर जा चुका है, लेकिन मणिपुर में उसके असरात अभी तक बाकी हैं। इस तूफान की वजह से मणिपुर में तबाही का मंजर है। वादी इम्फाल में जोरदार बारिश के सबब आए सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हुए हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इम्फाल नदी के तुगयानी उस वक्त बढ़ गई जिससे करीबी इलाकों में आबी जमाव का मसला पैदा हो गया। सैकड़ों घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। हत्ता कि राजभवन में भी पानी दाखिल होने की खबरें सामने आ रही हैं।
न्यूयॉर्क की एक अदालत ने तारीखी फैसले में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में मुजरिम करार दिया। सजा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। ट्रंप ने इस फैसले को शर्मनाक और धांधली वाला करार दिया है। अमरीकी तारीख में यह पहला मौका है कि किसी मौजूदा या साबिक सदर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया गया और उसे सजा सुनाई गई। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम चलाने वाली टीम ने इस फैसले को ये कहकर दुरुस्त करार दिया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।